हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सॉल्टर। आज इस लेक्चर में हम जीके के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा वेरी फर्स्ट लेक्चर है जीके का, तो इसमें हम जीके करेंगे। आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं भी आता आंसर तो भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन पता हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आप अपनी नॉलेज चेक कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज़ रिलेटेड टू। तो जो मनुस्मृति है वो किस चीज़ के बारे में लिखी गई है? पहली ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ या फिर आर्ट्स। इनमें से किस चीज़ के बारे में है मनुस्मृति? राइट आंसर आपने कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है मनुस्मृति जो है वो लॉ के बारे में है, यानी कि कानून के बारे में है। ठीक है, टोटल 6 स्मृति लिखी गई हैं और मनुस्मृति लॉ के बारे में है। एक चीज़ और, जो वेद हैं वो टोटल 4 हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जो हिंदी वाले हैं उन्हें भी समझ में आ सके। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट करना है। कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। इनमें से कौन सी जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? और बाकी जगह की इम्पोर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि उन सब जगहों की क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट करें। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये जगह कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नाम की जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ये नेपाल में है। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये चारों जगह का संबंध महात्मा बुद्ध से है। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दी हुई है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये मैंने अपने स्टडी मटेरियल से लिए हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस भी हैं। और इनको बड़े ही ऐसे तरीके से PDF में सेट किया गया है कि आप इसको फ़ोन पर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सेट किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। इंस्टा मोजो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स assumed the title of Vatapi Konda after defeating and slaying great Chalukya king Pulikeshin II। तो जो पल्लव राजा थे, ऐसे कौन से पल्लव राजा थे जिन्होंने खुद को वातापी कोंडा कहाया जब उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन II को हराकर मार दिया? तो वो कौन से पल्लवा किंग थे जिन्होंने खुद को वातापी कोंडा कहाया? आपने राइट आंसर कमेंट करना है। ऑप्शंस क्या हैं? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, महेंद्रा वर्मन फर्स्ट, परमेश्वरा वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन। तो राइट आंसर आपने कमेंट करना है। जल्दी कमेंट करें आप राइट आंसर। तो ये पल्लवा राजा थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इन्होंने खुद को क्या कहाया? वातापी कोंडा। वातापी कोंडा मतलब वातापी को जीतने वाला। वातापी को आजकल क्या कहा जाता है? बादामी कहा जाता है। ठीक है, वातापी को बादामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड कंक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वाज। तो वो कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जो क्या है, दक्षिण भारत को जीतने की मंशा रखते थे, इच्छा रखते थे, या फिर जिन्होंने प्रयास किए दक्षिण भारत को जीतने की? तो उस दिल्ली के सुल्तान का हमने नाम बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन खुसरव शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज़। तो आपने राइट आंसर कमेंट करना है जल्दी से कि वो कौन से दिल्ली के सुल्तान थे। तो उस सुल्तान का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो दिल्ली के सुल्तान थे जो क्या है, दक्षिण भारत को जीतने की मंशा रखते थे
और साथ ही देखो इनका टारगेट क्या था, दक्षिण भारत को जीतना, इसलिए इनके पास क्या थी, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। तो इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी वाले सुल्तान कौन थे, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, और भी जैसे हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपको एक तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो वो याद रखने में आपको हेल्प होती है, साथ में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि इनके कमांडर चीफ कौन थे, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर किसके कमांडर थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो कई बार ये भी पूछा होता है कि मलिक काफूर किससे संबंधित थे या फिर किसके कमांडर थे, तो ये भी हमसे पूछा होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मार्केट रेगुलेशन का सिस्टम किसने शुरू किया था, ये चीज़ आपने कमेंट में बतानी है। ऑप्शंस क्या हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन। राइट आंसर आपने कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मार्केट रेगुलेशन का सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो अब देखो मैं फिर से आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों किया गया था। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये दक्षिण को जीतने की इच्छा रखते थे, इसलिए इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, और उस आर्मी को इन्होंने फीड भी करना होता था, खिलाना पिलाना वो सब भी ये करते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या था, चीज़ें सस्ते दाम पर चाहिए थी, तो इन्होंने मार्केट रेगुलेशन का काम शुरू किया। मतलब इन्होंने चीज़ों की कीमतें फिक्स कर दी और कम कर दी, ताकि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है, रोज़मर्रा में जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं, वो इन्हें सस्ते दाम पर मिल सकें। ये इन्होंने इसलिए किया था। आगे देखिए, व्हेन वाज द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान बिगेन। तो दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब हुआ। ठीक है, कब आरंभ हुआ, तो आपने याद रखना है कुल कितनी सल्तनतें थी, 5 थी। ठीक है, कुल 5 सल्तनतें थी। कब से शुरू हुई, सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश, जिसे मामलुक भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आए थे, और सबसे लास्ट में कौन आए थे, लोधी। सबसे लास्ट में लोधी आए थे, और इनका समय कब शुरू हुआ था, आप कमेंट करेंगे। इनका समय शुरू हुआ था 1206 में। ठीक है, 1206 में इनका समय शुरू हुआ था। तो ये देखिए एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले मामलुक आए, फिर खिलजी आए, उसके बाद तुगलक, सैयद, और सबसे लास्ट में लोधी। ठीक है, जो मामलुक वंश है, गुलाम वंश है, उसकी शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो सल्तनत पीरियड कब से शुरू होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज शुरू हुआ, तब से हमारा सल्तनत पीरियड शुरू होता है। आगे देखें, विच पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, तब उन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई। ऑप्शंस क्या हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। तो आपके पास पार्टीज के नाम हैं, आपने राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की शुरुआत की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और ये कब बनी थी, 1939 में। एक चीज़ और कई बार पूछा होता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की, तो कई बार हमें लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जी नहीं, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसे बाद में ज्वाइन किया था और इसकी अगुवाई की थी, लेकिन शुरुआत किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी। तो हर क्वेश्चन के साथ में आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी हो सके उस चीज़ के बारे में आपको डेप्थ में बताया जाए। ठीक है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप ऐसी वीडियोस रोज़ देख सकें, और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है। ठीक है, वेयर डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस। तो ब्लैक होल की घटना कहाँ पर हुई,
मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, इनमें से कौन सी जगह पर ब्लैक होल की घटना हुई थी, ये आपने बताना है। तो ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में। कब हुई थी देखो, इसमें हुआ क्या था, इसमें जो सिराजुद्दौला थे, है ना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनकी जो मतलब सेना थी, उन्होंने कुछ जो अंग्रेज़ थे उनको एक तंग कमरे में बंद कर दिया था और बहुत से जो ब्रिटिश थे उनकी सांस घुटने से मौत हो गई थी, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव के टाइम की ये बात है, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के टाइम की बात है ये। आगे देखिए, द स्टेट हैविंग कॉमन बॉर्डर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ऐसी कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसकी जो हद है वो मैक्सिमम स्टेट से लगती है, ठीक है, जो बहुत सारी स्टेट्स को टच करता है, उसका हमने नाम बताना है। तो ऑप्शंस क्या हैं, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर आपने कमेंट करना है कि वो कौन सी स्टेट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि क्या एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, कि यूपी की जो हद है वो राजस्थान को टच करती है, हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आप देखें कि एक तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया यूटी, एक यूटी है, ठीक है, एक कंट्री है नेपाल, तो एक कंट्री को टच करता है। और स्टेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनों को टच करता है यूपी, 6 स्टेट्स को, एक यूटी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश को और एक कंट्री नेपाल को, तो इतनी जगह को टच करता है यूपी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शंस कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आपने राइट आंसर कमेंट करना है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पर है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में है। एमपी वैसे भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है, एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क पूछा जाता है, महादेव नेशनल पार्क पूछा जाता है, तो एमपी काफ़ी फेमस है। ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर है, एमपी की जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ना एमपी में, वहाँ पर है। तो कई बार ये भी पूछा होता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, तो वो एमपी में भी पड़ती हैं। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सी जगह जो है वो फ्रांसीसियों के कब्जे में नहीं थी, वहाँ पर किसी और का कब्जा था, ठीक है, आपने बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, पुडुचेरी, माही, गोवा, चंद्रनगर। राइट आंसर आपने कमेंट करना है। जल्दी कमेंट करें आप, देखो सभी कमेंट किया करें ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे, आप वीडियो को देख पाएँ, आप आपको जज कर पाएँ कि आप अगर इनमें से किसी चीज़ पर तुक्का भी लगाते हैं, गैस भी लगाते हैं, तो वो कितना सही जाता है, ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह ही है ना। तो फ्रेंच सेटलमेंट गोवा में नहीं थी, ठीक है, बाकी सभी जगह पर फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे, लेकिन गोवा में नहीं थे। गोवा में किनका राज था, पुर्तगालियों का, ठीक है, पोर्चुगीज़ पुर्तगालियों का राज था। वो यहाँ पर 1498 में आए थे और 1961 में गए, मतलब आज़ादी के बाद भी वो यहीं पर थे, ठीक है, आज़ादी के बाद भी 1961 तक वो यहीं थे। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, इंडिया में सबसे पहले आने वाले
यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। आए भी सबसे पहले थे, गए भी सबसे लास्ट में हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तकरीबन वो 450 साल, 450 ईयर्स, 450 साल वो यहाँ पर रहे। आगे देखिए, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, ठीक है। कौन इंडिया के प्रतिनिधि थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीनों के तीनों लंदन में हुई थी, ठीक है। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी और लंदन में हुई थी। तो राइट आंसर हम देखते हैं इसमें। तो सेकेंड राउंड टेबल के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? सरोजनी नायडू। आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। ना तो ये फर्स्ट में गए थे, ना ये थर्ड में गए थे, ये सिर्फ दूसरी वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गए थे। कब गए थे? जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था उसके बाद गए थे। और जो डॉक्टर अंबेडकर थे ये पहली, दूसरी और तीसरी सभी की सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में लंदन गए थे, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे देखिए, बुद्धा, धामा एंड संगा टुगेदर आर नोन एज। बुद्ध, धाम और संघ, इनको एक साथ क्या कहा जाता है? त्रिरत्ना, त्रिवर्गा, त्रिसर्गा और त्रिमूर्ति। क्या कहा जाता है इनको एक साथ? राइट आंसर आपने कमेंट करना है। तो इनको एक साथ त्रिरत्ना कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं, हाउ वॉज बर्मा नाउ म्यांमार नोन टू एंशियंट इंडियंस। तो बर्मा को म्यांमार भी कहते हैं। अब इनको पहले पुरातन काल में क्या कहा जाता था, ठीक है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? माल्यामंडलम, यवाद्वीप, स्वर्णभूमि, स्वर्णद्वीप। आपने राइट आंसर कमेंट करना है। और इसी के साथ मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है कि असम का पुराना नाम क्या था। ये भी पूछा जाता है ना कि असम का पुराना नाम क्या था। जैसे बर्मा का पुराना नाम पूछा है, आपने साथ में कमेंट करके असम का पुराना नाम भी बताना है। ये दोनों आपके लिए टास्क हैं अभी के। जल्दी से कमेंट करें सब लोग। तो बर्मा का पुराना नाम स्वर्णभूमि था, ठीक है, स्वर्णभूमि। और असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप, ठीक है। असम का पुराना नाम कामरूप था, कामरूप असम का पुराना नाम, ठीक है। एक चीज़ और, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आपने कमेंट करना है कि आपके 15 में से कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने कमेंट में बतानी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कि आर्यभट्ट और वारामीर, ठीक है, ये किस समय में हुए थे? आर्यभट्ट और वारामीर किस समय में हुए थे? तो ऑप्शंस क्या है? गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त काल, कुषाण वंश के समय में, मौर्य वंश और पाल वंश। इनमें से किस समय के दौरान आर्यभट्ट और वारामीर हुए थे? तो अगर हम देखें कि आर्यभट्ट थे कौन, तो आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या है, जीरो का, शून्य का कंसेप्ट दिया था। और ये भी बताया था कि जो धरती है वो क्या है, सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये चीज़ भी इन्होंने बताई थी। इसके अलावा इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है? आर्यभट्ट की। और वारामीर कौन थे? ये भी क्या थे? इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। ये भी मतलब एक तरह के खगोल विज्ञानी थे। और ये कब हुए थे? ये दोनों कब हुए थे? गुप्त वंश के समय में, ठीक है, गुप्त वंश के समय में हुए थे ये दोनों। ये भी आपने याद रखना है।
तो हमारा मेन क्वेश्चन यही था कि ये गुप्त वंश के समय में हुए थे। साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है कि इन्होंने जीरो का कंसेप्ट दिया, अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, सोलर और लूनर इक्लिप्स, ये सब इन्होंने बताया है। ठीक है, साथ में आपने यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि जो वारामीर थे ना, इनका जन्म ये कहाँ के थे, उज्जैन के। ये भी पूछा जाता है कि वारामीर कौन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, उज्जैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी जो हमारे स्टडी मटेरियल में साथ के साथ एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।